नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर अमृतसर से है, जहां मुतवाजी जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड आज श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। बता दें, भाई ध्यान सिंह मंड ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 28 जून, 10 जुलाई और 19 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब पर उपस्थित होने के लिए बुलाया था, जहां श्री अकाल तख्त साहिब पर मत्था टेकने के बाद विधायक सरवन सिंह धुन और करमबीर सिंह दसूहा ने भाई मंड को सीएम का पत्र सौंपा। समूह संगतां नूं पता है कि गुरबाणी दे प्रसारण नूं लैके पंजाब सरकार ने सिख धर्म दे विच जो कि कानूनी किसी भी तरीके हो नहीं सकता, दखलअंदाजी करन दी कोशिश की है। सो मेरी संगतां वालों ड्यूटी लगी है जथेदार जगतार सिंह। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने भयानक बाढ़ के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। अब सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, रोग और मक्खी मच्छर से बचाव, जिसके लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा, ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। अब तक 38 मौतें हो चुकी हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति दोबारा न हो। कुआं निर्माण कर जल का संचयन किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 500 निजी अस्पतालों से 400 एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओम प्रकाश सोनी का फिर से इलाज चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद तय होगा कि वो जेल जाएंगे या अस्पताल में रहेंगे। कांग्रेस नेता ओम प्रकाश सोनी को 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 2 दिन की और रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और ओम प्रकाश सोनी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने 2 दिन का विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पुलिस रिमांड मंगया सी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस रिमांड की कॉपी भी साडे को है। जो एक स्टीरियोटाइप प्रोसीडिंग पहला चल रही है जी, इन्हां दा ਉਹ वेरीफाई करना, इन्हां दा ਉਹ वेरीफाई करना। ਅਸੀਂ आर्ग्यू किया कि जज ने इन्हां नूं पुलिस रिमांड रिजेक्ट करता ते जुडिशियल रिमांड दे विच 2/8 तक। फिरोजपुर के गांव गट्टी राजोके में बाढ़ के चलते एक संस्था की तरफ से ट्रैक्टर पर पशुओं के लिए चारा लाया गया था, लेकिन वहां मौजूद कांग्रेसी सरपंच ने मना करते हुए ट्रैक्टर को वापस मोड़ दिया, जिसके बाद सरपंच और गांव के कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई और सरपंच के लोगों ने हमला कर दिया। इस बीच ट्रैक्टर ऊपर चढ़ाने से गांव का एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल के परिजनों ने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की है। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਫੀਡ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਟਰਾਲੀ ਭੇਜਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਮੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਟੀ ਰੱਜੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਦਾ ਕੱਟਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਇੰਜਰੀਆਂ 2-3 ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। भाजपा के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ आज गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के वर्कर पूरी तरह लोगों के साथ है और इस मुश्किल समय में हर तरीके से लोगों का साथ देने में समर्थ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेवारी पंजाब सरकार दी बनती सी भी इस हरेक प्रबंध किया जाए। इन्होंने प्रबंध करना दूर है, इन्होंने रिव्यू मीटिंग भी नहीं ली भी जो प्रैपरेशन हुई है हड़ नूं लैके वो पूरी तैयारी होगी नहीं होगी। हड़ आने के बाद जाके पुल ते खड़ के मुख्यमंत्री साहब कहन भी DC साहब सफाई करवा दो, जो हड़ का पानी जाता रहे, लोग इतों सेल्फियां खिचाण आ जान। दोनों गल्लां हासो ही नहीं लगदियां। जे आ काम मुख्यमंत्री साहब अपनी जिम्मेवारी संभाल लेंदे, हरियाणा या दूजे सूबियां के अंदर जाके आम आदमी पार्टी वास्ते
पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण उज्ज और रावी दरिया में 2,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते गुरदासपुर के मकौड़ा पत्तन पर दरिया पार बसे 7 गांवों का संपर्क देश से टूट गया है। साथ ही डीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने उच्च दरिया में 1,71,797 क्यूसेक पानी छोड़ने संबंधी जानकारी दी। उन्होंने दरिया के पास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें और साथ ही अपने जानवर अधिक सुरक्षित जगह पर ले जाने की बात भी कही। किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति की जानकारी जिला प्रशासन को देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800 1801 या फ्लड कंट्रोल रूम नंबर 01874266376 भी जारी किया गया है। देखो जी, गल है भी ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਮਿਆਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੰਨ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲੱਡ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਫਲੱਡ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। लेकिन आने वाले टाइम से जो बरसात खत्म होंदियां ने ये जो पानी आता है इन्हें थोड़ा उच्ची किया जाए सड़क नूं। जिला साडे पुल बनया दरिया दे वो भी बड़ा छोटा है। लुधियाना में बैंक ऑफ इंडिया ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की ऋण योजनाओं के साथ साथ पंजाब में किसानों के ऊपर समय समय पर आने वाली आपदाओं, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के विकास को लेकर सीधा संवाद करना था। मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारीगण मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम कई ऋण योजनाएं चाहते हैं। अगर पंजाब में किसी प्रकार की आपदा आ जाती है तो पंजाब के किसानों का सहयोग और मदद कर सके, जिस वजह से हमने आज ये मीटिंग रखी है ताकि लोगों से सीधा संवाद हो सके। एक्चुअली क्या है कि ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है ये कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम है हमारा, क्योंकि कोविड के बाद से जब बैंक ने देखा कि हर ट्रेड में, हर इंडस्ट्री में, बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतें हैं और ख़ास तौर पे अभी जैसे कोविड के बाद से हम लोग जगह जगह जाके कस्टमर्स को मिलके उनकी ज़रूरतों को, उनकी इश्यूज़ को, उनके मतलब कुछ भी सुझावों को हम देख रहे हैं। अभी इस राउंड में जैसे पंजाब में अभी देखा कि पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में जो हमारा एरिया है, जो मेरे एनबीजी का एरिया भी है, उस एरिया में अभी पानी की मार से इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है। मोगा में शहीद भगत सिंह नगर में दिन दहाड़े घर में घुसकर अंधाधुंध गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोपी डल्लेवाल ने पोस्ट शेयर कर ली है। गैंगस्टर गोपी ने अपने पोस्ट में लिखा, बम्बीहा ग्रुप के सेबू ने 11 तारीख को फरीदकोट जेल में उसके भाई गोरू बच्चा को छोटा सा नुकसान पहुंचाया था, जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ा है। इनके घर में जो गोलियां चली हैं उसका काम हमने किया है। साथ ही लिखा गया कि गोरू बच्चे को नुकसान पहुंचाने में जिस व्यक्ति या जेल अधिकारी का नाम आएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस गलती का बहुत बड़ा नुकसान देविंदर ग्रुप को भुगतना पड़ेगा। अब हम इस पूरे ग्रुप का नामो निशान मिटा देंगे। यह सिर्फ एक ट्रेलर था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्री मुक्तसर साहिब के बुरा गुज्जर रोड के एक मोहल्ले में रहने वाले कई लोग सीवेज सप्लाई न होने के कारण नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। सीवरेज आपूर्ति के लिए वो कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले 8 साल से यही हो रहा है और उनके मोहल्ले की सीवरेज व्यवस्था नहीं हो पाई है। मौजूदा सरकार के दौरान भी उन्होंने बार बार नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। मोहल्ले के बीचों बीच खाली प्लॉटों में गंदा पानी फैल रहा है, जो कई बीमारियों का कारण बन रहा है। वहीं गलियों में फैल रहे इस पानी से बच्चों और बुजुर्गों का गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। गांव के लोग सीवरेज डालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी अब भी 6 महीने का समय मांग रहे हैं। ਵੀਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਗਲੀ ਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 10 ਤੋਂ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੋਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, 10,000 रुपया ला के मैं अपना बाथरूम सेट किया। पटियाला के रंगे शाह कॉलोनी में पूरा मकान जमींदोज हो गया। पहले बार के कारण नुकसान हुआ और अब सुबह से बारिश हो रही है, जिस कारण पूरा का पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। परिवार का कहना है कि उनके पास न रहने का ठिकाना है, न ही खाने पानी का कोई बंदोबस्त है, जिसके चलते वो पंजाब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। झारखंड में चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संपादन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सिद्धगौड़ा टाउन हॉल में बैठक की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त विजय जाधव के साथ साथ धालधूम अनुमंडल पदाधिकारी, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर वहीं कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आने वाले चुनाव में पूर्व डोर टू डोर जाकर किस तरह से कार्य करना है, इस पर विषय पर प्रशिक्षण दिया गया और मृत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से हटाना, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, वैसे इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना, कई मतदाता बाहर चले गए हैं, उनका नाम हटाना, इन सब से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए आजसू पार्टी ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। वहीं जमशेदपुर में जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया गया। आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले जो भी वादे जनता से किए थे, आज तक उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। बिहार सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले तेजप्रताप यादव ने विपक्षी एकता की हिमायत करते हुए कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता भाजपा को परास्त कर देगी। तेजप्रताप यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बोला कि भाजपा देश को अंधकार में ले जाना चाहती है। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता के नए नामकरण इंडिया पर सहमति जताते हुए कहा कि इसमें कोई गुरेज नहीं। जो है पूरे तरीके से देख लीजिए बनाया ही गया है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो अपना मनमानी कर रहे हैं, देश को अंधकार में इन लोगों ने डालने का काम किया है और पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है। अच्छा, तो हम लोग बाहर के हैं क्या? हम लोग तो भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो नाम तो वही रहेगा ना। सियासी गलियारों में विपक्षी एकता का बढ़ चढ़कर विरोध किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी एकता पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कोई ठोस नीति के लिए नहीं, बल्कि स्वार्थ और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए विपक्षी एकता की बात की जा रही है, जिसमें ज्यादातर लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। नेताओं पर निशाना साधते हुए विजय कुमार सिन्हा ने ये तो कहा, यहाँ तक कह डाला कि कुछ लोग कानून से बचने के लिए अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। विपक्षी एकता में है किसी का हिम्मत कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। किसी ने ये नहीं कहा कि देश का विकास रुक गया, देश का सम्मान को चोट पहुंचाए हैं, लेकिन ये विपक्षी एकता के लोग किस तरह के कांग्रेस के जाल में फंस गए और कांग्रेस अपने नेतृत्व और अपने छतरी के तहत उन लोगों को खड़ा किया जो कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति शुरू किया। न इनका सिद्धांत रहा, न इनका कोई नीति है, नीयत भी लोग देख चुका है। ऐसे लोग पर अब विश्वास नहीं करेगा। मुहर्रम के महीने को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। जमशेदपुर के आजाद नगर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला प्रशासन के आला अधिकारी और अखाड़ा समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मूलभूत सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया, जहां अखाड़ा समिति के सदस्यों ने बिजली, पानी और साफ सफाई जैसे समस्याओं से सरकारी अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही उत्पात मचाने वाले युवकों के खिलाफ आला अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
इस संबंध में जानकारी देते हुए शांति समिति के अध्यक्ष मुख्तार आलम ने कहा कि इस साल मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा, जहां सभी अखाड़ा अपना इमाम बाड़े के समीप ही करतब दिखाएंगे। शांति समिति एवं मुहर्रम अखाड़ा के लाइसेंसों के साथ एक मीटिंग महल इनके सभागार में रखा गया था। इसमें आगामी मुहर्रम जो आ रहा है, इसमें हम लोग कैसे त्यौहार मनाएं और त्यौहार में कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज की मीटिंग में हमारे डीएसपी सुमित कुमार सर उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और मानगुन नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव, निशांत कुमार, ये लोग मौजूद थे। इन्हीं के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग में तय पाया गया कि जो त्यौहार अभी आने वाला है, इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाना है। किसी भी चीज़ की कमी होने से थाना प्रभारी या नगर निगम से गुजारिश करनी है ताकि वो। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की पराजय होगी। इसी कारण भाजपा वाले घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता के नामकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि नाम से कोई मतलब नहीं है, असलियत यही है कि उद्देश्य यही है कि विपक्षी एकता की ताकत से भारत को भाजपा मुक्त बनाया जाए। नीतीश कुमार जी के पहल पर ही इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पहले पटना में हुआ, सभी नेता पटना में जमे, फिर पटना के बाद बंगलोर में जमे और देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। ये सब एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार, जो गरीब विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त काम चल रहा है और आगे और तेजी से काम चलेगा। गुमला में बटकुरी गांव के रहने वाले माओवादियों के सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुंडा ने पुलिस के सामने नई दिशा नई पहल के तहत आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण डीआईजी अनूप बिरथरे के सामने दिया गया। मामले में पुलिस ने कहा कि बचे हुए नक्सली भी जंगल में भटकने से अच्छा है कि सरकार की इस नीति का लाभ उठाए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लगातार नई दिशा एक पहल के तहत मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बचे हुए नक्सलियों से अपील की जा रही है कि वो भी सरेंडर कर दें। निवास का लाभ है, इसी के लेकर आज हम मुख्यधारा में लेते हैं। क्यों गए थे नक्सली में? नक्सली में तो उस समय उतना एथी नहीं था, बुद्धि नहीं था, इसलिए गए थे। झारखंड सरकार का उग्रवादी आत्मसमर्पण और जो पुनर्वास नीति है, नई दिशा, उसके माध्यम से प्रभावित होकर के बहुत सारे उग्रवादियों ने झारखंड राज्य में विभिन्न जिलों में सरेंडर किया है पुलिस के समक्ष। आज उसी कड़ी में खुदी मुंडा ने सरेंडर किया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, चूंकि झारखंड राज्य की जो उग्रवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, वो देश में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसीज में से एक है। इससे प्रभावित होकर बहुत से लोग मुख्य धारा में लौटे हैं। हजारीबाग सदर प्रखंड के लाखों गांव के बगीचे का विवाद बढ़ते दिखाई दे रहा है। बता दें, बगीचे के विवाद को लेकर गांव वालों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि जमीन शुरू से सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए दान में दी गई है, जिसे अब कुछ भूमाफिया बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2008 में जमीन का एग्रीमेंट लिया था, जो सरासर गलत है। ये जमीन सार्वजनिक है और हमेशा सार्वजनिक रहेगी। 15 दिन पहले का कुछ घटनाक्रम है। पता चला हम लोगों को कि जमीन को बेच दिया गया है, रजिस्ट्री हो गया, मोडेसम हो गया, एलपीसी हो गया, सारा चीज हो गया है। जैसे हम लोगों को पता चला तो हम लोगों को शौक भी लगा कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, गुप्त रूप से इतना बड़ा काम अगर हो गया और किसी को कोई लीगल नहीं बात हुआ तो बहुत गंभीर बात है। तो हम लोग सभी ग्रामवासी हम लोग मिले, बैठे, हम लोग बात किए, फिर हम लोग देखे कि कौन कौन सा पहलू है, कैसे उस चीज को रद्द किया जाए। जैसे अगर कर्मचारी अगर जमीन का रिपोर्ट अगर दिया होगा तो उस रिपोर्ट में क्या क्या वैसा मसला है, क्या क्या मैटर है, जिसको देख करके या उसको छिपा करके उस रिपोर्ट को तैयार किया गया, उस चीज को हम लोग उसके सामने रखेंगे। प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जो भी जांच रिपोर्ट इसका है एकदम जेन्युइन, मतलब निष्पक्ष, किसी प्रकार से कोई दबाव ना करके आप लोग उसको सही जांच कीजिए और जांच करके जो सही रिपोर्ट जो है सही रिपोर्ट दे करके, चूंकि मामला न्यायालय में गया हुआ है तो न्यायालय का हम लोग भी सम्मान करना चाहिए और वहीं से सारा लड़ाई को आगे हम लोग ले जाएंगे। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस दौरान उसकी मौत की खबर परिजनों तक पहुंची। मौत के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे विधायक और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने परिजनों से बात करते हुए मामले को शांत कराया। वहीं परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस के कस्टडी में इसमें डेथ हुई है
तो इसमें हम लोग जो भी NHRC के गाइडलाइंस है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, उन सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी केस रजिस्टर होगा, ये केस सीधा हम लोग यहाँ रजिस्टर करके CID को अनुसंधान के लिए अनुशंसा कर देंगे। इसमें साथ ही जो OD पदाधिकारी थे या अन्य जितने पदाधिकारी है, DSP बरही के रिपोर्ट के अनुसार उन पर कार्रवाई होकर के उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन की बीते 16 जुलाई को निमंत्रण पैलेस सभागार में AGM 2023 की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार सदर विधायक मनीष जायसवाल को चुना गया। वहीं HDCA के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और क्रिकेट स्टेडियम वेल्स ग्राउंड के कायाकल्प करने पर क्रिकेट के अनुकूल स्टेडियम के निर्माण और वातावरण बनाने में विधायक मनीष जायसवाल के प्रयास की सराहना की। HDCA का जो वार्षिक अधिवेशन अभी हुआ है 16 तारीख को, उसमें पुरानी टीम को पुनः रिपीट किया गया है। पिछले कुछ सालों में क्रिकेट को हम लोगों ने हजारीबाग में एक अलग लेवल पे लाने का प्रयास किया है और इस टर्म जो है हम लोग जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, उनको हम लोग एश्योर करेंगे कि और भी बेहतर सुविधा, जो कि कम से कम रांची के स्टेडियम के बाद झारखंड का सबसे बढ़िया प्लेइंग ग्राउंड ये होगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। लातेहारे में CRPF 2014 बटालियन के जवानों को नक्सलियों के विरोध में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बता दें, नक्सलियों ने गारू थाना क्षेत्र के जयगीर पहाड़ पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और हथियार छुपा के रखा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद CRPF 214 बटालियन की टीम ने जयगीर पहाड़ पर सर्च अभियान चलाकर नक्सलियों को हथियार और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद किया। रांची में हो रहे आदिवासी जमीन की लूट को लेकर बैठक की, जहां पूर्व मंत्री देव कुमार धान 6 सदस्य प्रतिमंडल के साथ राज्यपाल राधाकृष्णन से मुलाकात की और 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया। वहीं देव कुमार धान ने राज्यपाल को बताया कि राज्य में CNT और SPT एक्ट कानून का पालन नहीं हो रहा है। वहीं आदिवासियों की रियायती और सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की जमीन की लूट धड़ल्ले से जारी है। इन तमाम विषयों को लेकर महामहिम राज्यपाल ने राज्य के सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ बैठक कर चर्चा करने की बात कही। और SPT एक्ट का उल्लंघन करके जो हमारा जो आदिवासी खाते का जमीन को पदाधिकारी लोग और माफिया लोग मिलकर गैर आदिवासी बनाकर बेचा जा रहा है, एक पॉइंट ये है। दूसरा कि हमारा धार्मिक सामाजिक जो जमीन है उसका भी दाखिल खारिज किया जा रहा है, रजिस्टर 2 में एंट्री किया जा रहा है। तीसरा कि हमारा कायमी जमीन को सादा पट्टा में बेचा जा रहा है। चौथा कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी लड़की लोग को विवाह करके अपना रख के उसके नाम से जमीन का व्यापार किया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आज उनसे बात किए, क्योंकि हम लोगों ने ये बात क्यों रखा कि तिलका माझी से लेकर वीर बुद्ध भगत, फोटो हो, सिद्धू कानून, नीलम्बर पीतम्बर, बिरसा मुंडा, सारे लोग जमीन के लिए कुर्बानी दिए हैं। तो इसलिए हम लोग इस जमीन को, हम लोग उनके वंशज हैं, हम लोग इस जमीन को बचाना चाहते हैं। रांची में महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित पलायन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सुरक्षित पलायन और पुनर्वास पर चर्चा की। वहीं इस मौके पर राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से झारखंड में ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि यहाँ की महिलाओं और युवाओं और लड़कियों को राज्य में रोजगार मिल सके। आज झारखंड में कि कोरोना में जो 509 लड़कियों को जो हमने रेस्क्यू करके दिल्ली से लाया, देश में पहला बार ऐसा हुआ है कि एयर लिफ्टिंग करा के बच्चों को हमने लाया दिल्ली से। आज स्थिति है कि वो लड़कियां हैं कहां, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। और इसी चैलेंज को लेकर हमने राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सबको मैं, क्योंकि मैं कमीशन में रहा हूं, 2-2, 3-3 कमीशन में रहा हूं इस राज्य में, तो मुझे पता है कि कितना सेंसिटिव है, कितना ज्वलंत मुद्दे। इस मुद्दे को लेकर अब एक आसान बात नहीं है कि सरकार की बस की रोग नहीं है, अभी इस सरकार से चला गया, इस सरकार की बस नहीं। जब तक समाज के
हर व्यक्ति के बीच में, और जब तक हम जागरूकता के साथ साथ उनके रोजगार के साधन को जब तक हम नहीं सुनिश्चित करेंगे, तब तक हम इनको रोक पाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कोविड के समय में सारे वर्कर्स को वापस लाया गया, तो उनका एक ही कहना था कि अब कोई भी यहाँ से बाहर न जाए। इसके लिए हम ऐसी योजना लॉन्च करेंगे कि झारखंड में ही हमारी बहनों को, बेटियों को सम्मानजनक रोजगार मिल जाए, उनको प्रशिक्षण मिल जाए। इसके लिए इतनी सारी योजनाएं लॉन्च की गई। आपने देखा होगा कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिसमें उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि पढ़ाई छोड़कर वो बाहर न जाए। फिर पलाश ब्रांड के माध्यम से उनको उनकी सामान को बेचने की व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो है वो सब क्या कराया जा रहा है। फिर उनको सखी मंडल में जोड़कर उनके रोजगार के लिए लोन देना, ट्रेनिंग देना। तो ये सब है। पोटो हो, खेल योजनाएं, खेल के क्षेत्र में महिला आगे जाए। लेकिन फिर भी जो अभी भी पूरी तरह से ये कामयाब नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। तो ऐसे में जो लड़कियां इसकी शिकार होती हैं, जो बच्चे इसके शिकार होते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाए, इस पर ये चर्चा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के उपाध्यक्ष अंजना पवार रांची पहुंची। अंजना पवार सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जीवन और उनके पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुई। बैठक का आयोजन मोरबाबादी राजकीय अतिथिशाला में किया गया। बैठक में जिले के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, सिविल सर्जन सहित कई मजदूर यूनियन के लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों से उनकी समस्या सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही बैठक में अधिकारियों के समय से नहीं पहुंचने पर भी उन्होंने फटकार लगाई। जो सफाई कर्मचारी वर्ग है वो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक ऐसा सामाजिक वर्ग है। बहुत ही छोटी छोटी इनकी मूलभूत समस्याएं हैं, लेकिन उनको पॉलिसी मैटर बना दिया गया है कि हम जैसे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उसको नहीं कर पाते हैं। चाहे उनके आवास की समस्या हो, चाहे मेडिकल की समस्या हो, चाहे उनका कोई रहना खाना, वो सब चीजें उसमें आती है। जो सफाई कर्मचारी वर्ग है ना, उनकी समस्याएं बिना उनको पूछे ही मुझे मालूम है कि उनकी क्या समस्याएं हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी उनकी तरफ से वहां डिस्कस करने। नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर रांची में झारखंड के संबंध में ग्राम आजीविका, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और पर्यावरण से संबंधित कई आयामों पर चर्चा की गई। इस मौके पर ट्रांसफॉर्मर रूरल इंडिया फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर करीमुद्दीन मलिक ने कहा कि झारखंड में रहने वाली ग्रामीण आबादी के जीवन में उत्थान लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सबसे पहले आज मंडेला दिवस है, नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है और आज उस शख्स का जन्मदिन है, शख्स का जिन्होंने इस दुनिया को नया सपना दिखाया था। तो आज का जो ये सत्र है, जो प्रोग्राम है, ये रूरल रेनेसांस के नाम पे हो रहा है, जिसमें जो भारत का जो नया दिन है, ये दिन का जो शुरुआत होगा वो गांव की तरफ से ही होगा। इसलिए कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि गांव के लोगों के बारे में भी सुने और उनके मुंह से समझे कि भविष्य क्या होना चाहिए। आज के प्रोग्राम उसी के संदर्भ में है और जब इस संदर्भ में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे सारे एकेडमिशियंस, सरकार के बड़े पदाधिकारी, माननीय मंत्री जी और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन, हम लोग एक साथ ये सपना देखना चाहते हैं कि भविष्य के भारत के और झारखंड के ग्रामीण कैसे होना चाहिए। और आज के दिन में 4 अहम मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहला तो कि जो यूथ से उनका भविष्य क्या हो सकता है। हमने देखा है कि हमारे खूंटी जिला में बच्चियाँ जो है उन्होंने कई अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है। आज उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। जो पूरा इवेंट है, इसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें विशेषकर युवाओं के विषय पर, स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर, क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज के विषय पर बातचीत किया जा रहा है। इस कार्यशाला में सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, एनजीओज़ के साथीगण, समाज के साथीगण, एंटरप्रेन्योर्स, कई एकेडमिशियंस हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पूरे दिन की चर्चा में हम लोग ग्रामीण झारखंड को कैसे अग्रसर करेंगे उस पर विचार विमर्श करके एक मार्ग तय किया जाएगा, कॉमन मिनिमम एजेंडा तय किया जाएगा और इस एजेंडा को आगे बढ़ाया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखे जाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी को सिरे से खारिज करते हुए इसे भाजपा की साजिश बताया और आरोप लगाते हुए इसे अफवाह फैलाने वालों के मंसूबे करार दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी ऐसा किया जा चुका है, जो सरासर बेबुनियाद है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में विपक्षी एकता की जोरदार जीत होगी और यही कारण है कि विपक्षी एकता को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।